बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है एमएस पावर पॉइंट के मुतल्लिक, जिसको प्रेजेंटेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट भी कहा गया है। आज जो हमारा लेक्चर है उसका टाइटल है इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशंस। हम क्या ही ऐसी प्रेजेंटेशंस बनाएं कि वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हों, पसंद आएं। तो उसके तारुफ के लिए ये बात ज़रूरी है कि आप ये याद रखिए आज कि पावर पॉइंट सीखना बहुत ही आसान है। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हम इसमें क्या चीज़ें देखेंगे, हमारी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसमें आउटलाइन अगर हो जाए तो क्या ही अच्छा है। आपकी स्लाइड का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन से फॉन्ट्स, कौन से कलर, बैकग्राउंड, ग्राफ्स यूज़ करने चाहिए कि नहीं, स्पेलिंग एंड ग्रामर कितनी ज़रूरी है, कंक्लूजन और लोगों के सवालात आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन का हिस्सा होने चाहिए। ये तमाम उन्वानात हम आज के टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले ये कि जब भी आपकी कोई प्रेजेंटेशन हो, जिस तरह मैंने इससे पहली स्लाइड में आपको बताया कि मैं आज इन मौज़ूओं पे गुफ्तगू करूँगा, तो आपकी भी आउटलाइन होनी चाहिए ताकि आप वो पॉइंट्स बता दें जिस पे आप गुफ्तगू करेंगे। ये सबसे पहले ज़रूरी है। इसके बाद आपकी स्लाइड का स्ट्रक्चर अगर तो ऐसा हो कि आप 1 से 2 स्लाइड जो हैं कम से कम उस पे कुछ टाइम लें और ज़्यादा कोशिश करें कि वो पॉइंट्स की सूरत में हो, ना कि उसमें सारी लंबे बल्कि किस्म की डिटेल लिखी हुई हो, तो वो एक इफ़ेक्टिव प्रेज़ेंटेशन होती है। जैसा कि अब आप ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है, बहुत ही बुरा है। मैंने जस्ट एक पूरा पैराग्राफ यहाँ पे रखा है जिसको रीड करना, लोगों को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करता, एक-एक पॉइंट को एक-एक करके बयान करता, एक्सप्लेन करता, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त मेरा स्लाइड का स्ट्रक्चर बन जाता। इसके मुकाबले में एक और बैड आपको स्ट्रक्चर शेयर करता हूँ कि आप कभी ऐसा मत कीजिएगा कि आपके पास प्रेजेंटेशन में कोई डिस्ट्रैक्टिंग किस्म की जो कि तवज्जो हटाने वाली एनिमेशंस हों या कोई ओवर बोरिंग किस्म की आप एनिमेशन लाएं जो कि इररेलेवेंट हों, बल्कि आपकी एनिमेशन और आपका जो स्ट्रक्चर है वो उसमें थोड़ा सा मुस्तकिल मिजाजी कंसिस्टेंसी हो, तो वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। जिस तरह मैं एक स्लाइड से पीछे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, तो जो ओवरऑल थीम है मेरी प्रेजेंटेशन की वो एक जैसी ही है। इसके बाद मैं ज़रा आगे चला जाता हूँ। अब देखिए फ़ॉन्ट्स मेरे कम से कम, मेरी जो लिखाई है वो कम से कम 18 पॉइंट्स, 18 पिक्सेल्स की होनी चाहिए। हाँ, अगर इसमें कुछ हेडिंग्स ऐड कर रहा हूँ तो वो 24 पे आप ले जी जाइए और या 36 पे। उमूमन 2 स्टाइल एज़ अ स्टूडेंट या एज़ अ प्रोफ़ेशनल मैं आपको रिकमेंड करूँगा। टाइम न्यू रोमन और एरियल, ये बहुत ही खूबसूरत और प्रोफेशनली माने जाते हैं। बाकी आपकी प्रेजेंटेशन में आप हर किस्म का फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज़ अ स्टूडेंट या एज़ अ प्रोफेशनलिज़्म के तौर पे ये 2 फ़ॉन्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। अब फ़ॉन्ट्स की जब बात की तो इसमें बैड फ़ॉन्ट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, या तो इतने स्मॉल फ़ॉन्ट आपने यूज़ किए कि वो पढ़े नहीं जा रहे, या सारे कैपिटल आपने यूज़ कर लिए। इसमें मेरा एक क्विज़ भी है। आपकी कैपिटल रीडिंग जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको, उनकी जो रीडिंग है बहुत मुश्किल है, या मैंने आगे-नीचे कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म का फ़ॉन्ट यूज़ किया जिसको पढ़ना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये चीज़ें एक बैड इंप्रेशन पेश करती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके मुकाबले में कलर, अगर लाइट कलर्स होंगे, कंट्रास्ट में कलर होंगे तो वो अच्छे लगते हैं। लेकिन कलर्स को भी आपने तभी यूज़ करना है जब उनकी ज़रूरत पड़े। जैसा कि एक स्लाइड में आपको पेश करता हूँ, देखिए, मैंने यूँ समझिए कि एक ऐसा ऐसी ब्लैंकेट, ऐसा बिस्तर आपके सामने पेश करूँ जिसमें दुनिया का हर रंग नज़र आ रहा हो, तो शायद ही मुझे अच्छा लगता हो, लेकिन प्रेज़ेंटेशन में ये बहुत ही बुरा, बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, बल्कि एनोयिंग होता है, लोगों की तवज्जो हट जाती है, डिस्ट्रैक्टिंग होता है। तो ये थीम, ऐसे डिफरेंट कलर्स की यूज़ करना बहुत ही बैड इंप्रेशन पेश करता है। बैकग्राउंड अगर जैसे मैंने कहा लाइट हो तो अच्छा ही होगा। जैसे मैं एक प्रेजेंटेशन दूसरी के बाद जा रहा हूँ और एक जैसा नज़र आता है, उसमें कंसिस्टेंसी है, तो ये और ही अच्छा लगता है। इसके बाद देखिए, अगर मेरा बैकग्राउंड ऐसे डल या बहुत ही बल्की कलर्स का होगा तो कितना अजीब और कितना बुरा लगता है। तो मुझे चाहिए कि ये बहुत ही बैड बैकग्राउंड है, इसको मुझे नहीं अपनाना चाहिए। ये एक मैंने इसमें एक अजीब-सी साउंड भी इसमें प्रोड्यूस कर दी जिसकी रेलेवेंसी नहीं थी, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो ये भी अच्छी बात नहीं है कि मैं यहाँ यूज़ करूँ। हाँ, ग्राफ़्स अच्छा होता है, बाज़ दफ़ा बहुत सारे अल्फ़ाज़ को एक छोटी-सी तस्वीर जो है, वो बहुत सारे अल्फ़ाज़ के बजाय एक छोटी तस्वीर काम कर जाती है। इसी तरह बहुत सारे डेटा को कभी-कभी एक छोटा-सा ग्राफ़ भी बहुत ही सिंपल अल्फ़ाज़ में एक्सप्लेन करता है। लेकिन जब भी आपके ग्राफ़्स हों,
उनका कुछ टाइटल होना चाहिए। अभी ये मेरे पास कुछ डेटा है, लेकिन ये डेटा किन चीज़ों का है? इसकी मेरे पास कोई हेडिंग नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, तो ये बैड ग्राफ ग्राफ है। और अगर मेरे पास गुड ग्राफ होगा, जैसे मैंने उसकी हेडिंग्स दी, तमाम चीज़ें उसमें उनके लेबल्स या लेजेंड्स मौजूद हैं, तो फिर ये बहुत अच्छा होता है कि आप ग्राफ्स की सूरत में अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर सकें। इसके मुकाबले में ये ग्राफ भी है जो बहुत ही मैंने इसमें इसके जो ग्रिड हैं उनको बहुत ही बारीक किया हुआ है। तो बज़ाहिर तो ग्राफ नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही एक किस्म से भारी-सा लग रहा है, बल्की लग रहा है और बहुत इरिटेटिंग किस्म का है, तो ये तरीका भी आपने नहीं अपनाना। माइनर ग्रिड लाइन्स होती हैं, वो अननेसेसरी उनको यूज़ नहीं करना, फ़ॉन्ट को बहुत छोटा भी नहीं रखना, कलर्स इलॉजिकल नहीं हो, टाइटल ना हो, ये बुरी बात है, या शेडिंग ऐसी चीज़ हो जो डिस्ट्रैक्ट करे, ये नहीं करनी चाहिए। इसके मुकाबले में एक नेक्स्ट चीज़ जो कि हम अपने लेक्चर के एंड में जा रहे हैं, वो स्पेलिंग और ग्रामर चेक। जैसे इस वक़्त मैंने ये देखें अगर गौर से, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक मैंने खुद से स्पेलिंग और मिस्टेक के स्पेलिंग गलत लिखे हैं जानबूझ के। इमेजिन कीजिए कि आप प्रेज़ेंटेशन कर रहे हैं जहाँ पर तकरीबन 10, 50 हज़ार, 10,000 किस्म के लोग मौजूद हैं और जो आप वहाँ पर वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो ही गलत हैं। तो कितना स्क्रीन के ऊपर या लोगों को ये आपकी प्रेज़ेंटेशन में नज़र आएगा, ये बहुत ही गलत बात है। आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपने ठीक करनी है। ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपकी ग्रामर को ठीक करते हैं, लेकिन आपके लॉजिकल सेंटेंसेस को वो दुरुस्त नहीं कर सकते। यानी अगर आपका सेंटेंस लॉजिकली दुरुस्त नहीं है, ग्रामेटिकली दुरुस्त हो, तो वो शायद पिक ना कर सकें। और अगर आपकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो काइंडली किसी से रिक्वेस्ट कर लें कि वो इसकी प्रूफ रीडिंग आपके लिए कर दें। इसके अलावा कंक्लूड ज़रूर कीजिए। जैसे मेरी ये प्रेज़ेंटेशन इसलिए थी कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पावर पॉइंट सिखाने से पहले ये ज़रूर सिखाऊँ कि पावर पॉइंट में आपने बनाना क्या है। तो मैं इसको कंक्लूड किया इतने बड़े लेक्चर को सिर्फ़ इन 2-3 जुमलों में। और क्या ही बात है कि अगर आपकी प्रेज़ेंटेशन में अगर आप ये अलाउ करें कि भई एनी क्वेश्चन, इसका मतलब है ये शो करता है कि आपकी अपने टॉपिक पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गिरफ्त थी, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की हुई थी। और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए जो इस सीरीज़ की होंगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।